अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली मुस्तफ़ा है। आप देख रहे हैं इलाज मुआवजा का ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर जिरवा ताहिर, जो कि एक रिनाउंड फिजियोथेरेपिस्ट हैं ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इलाज मुआवजा। आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो प्लांटरी फैसिलिटीज के हवाले से, मतलब अगर मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूं तो इसको टेढ़ी एड़ी का दर्द भी कहा जा सकता है। तो इसकी क्या रीजंस हैं, क्या इसके कॉजेज होते हैं, क्या इसकी सिम्टम्स होती हैं, और अगर किसी को एडी का दर्द है, अगर किसी को प्लांटर फैसिलिटी है, तो इसका फर्दर ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है। तो इसी सारी की सारी डिस्कशन के लिए मैंने अपने साथ डॉक्टर जिरवा ताहिर को लिया है। डॉक्टर जिरवा ताहिर एक रिनाउंड फिजियोथेरेपिस्ट है ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इलाज मुआवजा। तो मैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जो है इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो आप प्लीज इसका जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, प्लांटर फैसिलिटीज होता क्या है, और फर्दर जो है फिर हम जो हमारा जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है उसको हम स्टार्ट कर लेंगे। तो मैं बढ़ता हूँ डॉक्टर जिरवा ताहिर की तरफ, और आज का जो हमारा सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जिरवा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर जिरवा आप कैसी हैं? ठीक है। जी, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर जिरवा, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त में से जो भी हमारा 20-30 मिनट्स का सेशन है, आपने अपना जो है वो आपने टाइम दिया। नहीं, आप जब मुझे इंशाल्लाह कॉल करेंगे, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको ज्वाइन करूँ। थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने अपने व्यूवर्स को बताया, हमारा आज का जो सेशन है वो प्लांटर फैसिलिटीज के हवाले से है। तो आप प्लीज थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें, तो फिर फर्दर जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा उसको हम स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, हम बात कर रहे हैं प्लांटर फिशियाइटिस के बारे में, ठीक है। प्लांटर फिशियाइटिस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि प्लांटर फेशिया क्या है। प्लांटर फेशिया इज अ थिक बैंड ऑफ टिश्यू, ठीक है, जो कनेक्ट करता है हील बोन को बेस ऑफ टोज पे। ये क्या होता है कि हमारी पाँव की निचली वाली सतह पे एक बैंड होता है, थिक बैंड होता है, जो हमारी एड़ी से लेके हमारी उंगलियों तक फैला हुआ होता है, ठीक है। ये ठीक है। हमारे पाँव में एज अ शॉक एब्जॉर्बर भी काम कर रहा होता है, ठीक है, वॉकिंग के दौरान। और इसके अलावा इसमें किसी भी किस्म का जब स्ट्रेस या टेंशन आता है तो इसमें वेयर एंड टेयर होता है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है और पेन होता है, जिसको हम आम अल्फाज में कह देते हैं कि जी हमारे पाँव में दर्द है। लेकिन फर्दर डायग्नोसिस और टेस्ट के बाद हमें पता चलता है कि ये कंफर्म होता है कि ये प्लांटर फिशाइटिस है। और इसको हम प्लांटर फिशाइटिस को हम हील पेन सिंड्रोम भी कह सकते हैं, ठीक है, हील स्पर सिंड्रोम भी कह सकते हैं, और पेनफुल हील सिंड्रोम भी कह सकते हैं। ठीक हो गया? ठीक है। मैडम, अगर मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन अभी हम स्टार्ट करते हैं, मेरे व्यूवर्स भी कुछ देख रहे हैं, डेफिनेटली अगर हमारे व्यूवर्स भी कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो डेफिनेटली हम वो भी आपसे पूछेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर किसी को प्लांटर फैसिलिटीज है, उसके बेसिकली वजूहात क्या होती हैं, लोगों को किस तरह से होती है, क्यों होती हैं, क्या इसके कॉजेज होती हैं? अच्छा, प्लांटर फिशियाइटिस जो है इसके बहुत ज़्यादा कॉजेज हैं, ठीक है। लेकिन हम कुछ वजूहात को जिनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे उनमें ये होता है कि ओवर यूज, मोस्टली जो है ओवर यूज, आप जो है बहुत ज़्यादा ओवर यूज कर रहे हैं अपने मसल्स का, यानी कि आप लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके काफ, मोस्टली इसमें मोस्ट कॉमन होता है आपके काफ मसल्स की टाइटनेस हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है, जो लोग ओबीस है यानी मोटापे का शिकार है, उन लोगों में ये बहुत कॉमन है। फिर कुछ ऐसी हैं प्रॉब्लम्स हैं जिसमें जैसे कि हम एथलीट्स को देखते हैं, वो प्रॉपर शू वेयर अगर नहीं पहनते, उनके अंदर ये मोस्ट कॉमन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या होता है कि जब आप एक शू लेते हो तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि ये मेडिकेटेड है कि नहीं है, उसके अंदर आपको प्रॉपर अपना पाँव फिट करने के बाद एक फिजियोथेरेपिस्ट, अगर आप प्रॉब्लमेटिक हो तो आपको कंसल्ट जरूर करना चाहिए कि मुझे कौन से इंसोल्स यूज करने चाहिए, क्या चीजें इसमें यूज करनी चाहिए, वरना इससे क्या होता है, वेयर एंड टेयर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एज, अगर 40 to 60 ईयर्स की एज की वुमेन है तो उसमें ये मोस्ट कॉमन है। फिर ओबीस पीपल के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि कोई जैसे हमारे वुमेन है, नर्सेज है फॉर एग्जाम्पल, वो उनकी जॉब है लॉन्ग स्टैंडिंग की, ठीक है, तो ये उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग की जॉब की वजह से उनके ऊपर क्या आता है कि उन्हें पूरा दिन खड़े रहना होता है, खड़े रहने की वजह से उनके फुट पे सारा प्रेशर आ रहा होता है, ठीक है, एक ओवर यूज है ये, उसकी वजह से भी होता है। फिर हमारी बॉडी में बहुत सी सिस्टमेटिक डिजीजेज हो जाती है, लाइक सिस्टमैटिक चेंजेस जो हमारी बॉडी में आ रहे होते हैं, उसके ऊपर अगर हम बात करें उसमें आती है जैसे कि हमारे पास डायबिटीज है, डायबिटीज बहुत जी। कॉमन डिजीज है, ठीक है, एग्जैक्टली। डायबिटीज की बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं रिमेटाइड आर्थराइटिस, आजकल रिमेटाइड आर्थराइटिस बहुत कॉमन होता जा रहा है, जिसको हम गेंठिया कहते हैं, ठीक है। आर्थराइटिस हमारी जी। बॉडी में बहुत कॉमन है क्योंकि हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम लोग अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की कोशिश ही नहीं करते हैं, बल्कि हम और सीडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं जो ओबेसिटी की तरफ लेके जा रहा है और फर्दर प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारी गेट गेट हम कहते हैं चाल को, हम बचपन से लेकर बड़े होने तक हमने कभी आज तक अपनी, कभी मुझे नहीं लगता कि हम लोग अपनी चाल को ऑब्जर्व करते हैं कि हम चलते कैसे हैं। हालांकि हमारी एग्जैक्टली। चलने के तरीके की वजह से, इसके अंदर एबनॉर्मेलिटीज की वजह से हमारे अंदर इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं विद एज, कि हमें फिर वो बाद में जब हम कंसल्ट करते हैं किसी को डायग्नोज होता है कि जी आपकी गेट एबनॉर्मेलिटी थी। और फिर हम बात करते हैं पोस्चर, हमारा पोस्चर जो होता है इसमें अगर हम गलत पोस्चर के साथ खड़े हैं, लाइक अगर एक पेशेंट पेशेंट को डील कर रही है नर्स, वो क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर रही है, कुछ भी कर रही है, वो कभी उसका ध्यान नहीं जाता कि वो शायद एक टांग पे वेट ज्यादा डाल के खड़े हो जाते हैं। मतलब हमें जी। वो माइंड में नहीं रहता। लाइक सेल्स पर्सन है, जैसे उनका पूरा दिन स्टैंडिंग का काम है, वो कभी एक टांग से बाहर जरा डालेंगे, दूसरे पे डालेंगे, मतलब इम्प्रॉपर बायोमैकेनिक्स होती है उनकी। इस वजह से भी ठीक है। क्या होता है, प्लांटर fasciitis होने के बहुत चांस। ठीक है मैडम, अगर हम मतलब बच्चों इसकी की आप बात बहुत करते ज्यादा हैं। कॉजेज है, लेकिन जी जी हम कुछ मैडम, अगर वजूहत हम जिनको बच्चों की बात कॉमनली करते हैं। डील कर रहे हैं वो ये है। जी जी। जी जी जी। मैडम, अगर हम बच्चों की बात करते हैं, डेफिनेटली हम आगे फिर जो नौजवान नस्ल है, यंग जनरेशन है, और उसके बाद जो 50+ हैं उनकी भी बात करेंगे। तो मैं अगर छोटे बच्चों की बात करता हूँ, तो क्या ये छोटे बच्चों में भी प्लांटरी फैसिलिटीज होती है? और अगर ये छोटे बच्चों में होती है तो इसका क्या रीजंस हैं, क्या इसके कॉजेज हो सकती हैं? नहीं, ये हमें डिजीज है जो कि हमें देखने को ही मिलती है बड़ों में, ठीक है। एक ठीक है। डिजीज ऐसी है कि ये हमें क्यों देखने को मिलती है बड़ों में, क्योंकि उसकी सारी कॉजेज मैंने आपको पीछे सारी रीजंस बता दी हैं। एक ओवर यूज है, एक तो सारे सिस्टेमिक डिजीजेज हैं, उसके पीछे कॉजेज हैं, उसके अलावा अलग हैं जो हम लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग कर रहे हैं, हम इम्प्रॉपर शूज वेयर कर रहे हैं, और इन सब प्रॉब्लम्स, ये सब प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है बड़ों में। ये बहुत रेयर होता है जी। कि हम बच्चों में ये चीजें देखें, ठीक है। ठीक है मैडम, क्या ये भी हो सकता है कि लाइक फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को, क्योंकि हमने बहुत सारी डिसीजेस के बारे में पढ़ा है कि वो जेनेटिक्स में भी ट्रांसफर होती हैं, तो क्या जो प्लांटरी फैसिलिटीज है, अगर कोई पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन पे है, तो क्या उसके बच्चों में भी या उसकी आने वाली नस्ल में भी ये ट्रांसफर हो सकता है? क्योंकि बहुत सारी जितनी भी लाइक डायबिटीज है या इस तरह से जो हमने डिसीजेज आप के रिलेटेड हैं फिजियोथेरेपिस्ट के, वो भी आगे ट्रांसफर होती रहती हैं, तो क्या ये भी आगे ट्रांसफर होती है जेनेटिक्स में? जेनेटिक्स में आपको मैं बात करूं, जेनेटिक्स में ज्यादातर वो डिजीजेस ट्रांसफर होती हैं लाइक जो सिस्टेमिक होती हैं, ठीक है। सिस्टेमिक डिजीजेस जब ट्रांसफर हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर प्लांटर फेशिया एज के साथ साथ डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो हम जब उन सिस्टेमिक डिजीजेस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपको प्लांटर फेशिया के सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे विद एज। ठीक है, तो मैं किस तरह से पता लगाया जा सकता है कि इंसान को प्लांटर फैसिलिटीज हो गई है, उसका शिकार हो गया हुआ है? मतलब एग्जैक्ट अच्छा। किस तरह से पता? वैसे तो अब कभी कभार दर्द हो जाना, क्या उसको भी हम प्लांटर फैसिलिटीज में काउंट करेंगे, या या अक्सर औकात होना? क्या इसकी रीजंस हैं, क्या किस तरह से पता चल सकता है हमें? इसमें हमें एक स्पेसिफिक साइन होता है कि जब हम फर्स्ट स्टेप अपने बेड से, हम आम अल्फाज में पेशेंट से ये पूछते हैं कि जब आप सुबह उठ के पाँव जमीन पे लगाते हैं तो आपके पाँव में दर्द होता है या नहीं होता। तो ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है कि आपके पाँव क्या फीलिंग होती है जब आप पाँव जमीन पे रखते हैं। तो वो हमें पेशेंट्स बताते हैं कि जब हम फर्स्ट स्टेप जमीन पे रखते हैं तो बहुत पेनफुल होता है। इतना पेनफुल होता है कि हम आपको बता नहीं सकते। उसके कुछ देर के बाद वो बताते हैं कि जैसे टाइम गुजरता जाता है थोड़ी देर बाद हमें रिलीफ मिल जाता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा देर खड़े रहते हैं पूरा दिन, अगर हमारा फिर स्टैंडिंग का काम है ये है, तो उसके बाद क्या होता है, हमारी पेन जो होती है फेयर हो जाती है। एक तो ये ठीक है। प्रॉब्लम है कि एक तो ये तरीकेकार है कि हम जिससे पता लगा सकते हैं कि इसको प्लांटर fasciitis है, कि इसके जो फर्स्ट फ्यू स्टेप्स हैं आफ्टर गेटिंग अप वो पेनफुल है, ठीक है। इसके अलावा उस पेशेंट को पेन तो रहेगी रहेगी। इसके अलावा हमने क्या देखना है कि जो उसका प्लांटर फेशिया है, ठीक है, प्लांटर एस्पेक्ट पे जो होता है, पोलर एस्पेक्ट पे फुट के, उसको हम देखेंगे तो वो टेंडर होगा, टाइट होगा, ठीक है। ठीक है। उसके अंदर इन्फ्लामेशन हुई होगी। इसके अलावा हमारे पास बहुत से टेस्ट होते हैं जो कि हम करते हैं, जिसमें उसके बाद हमारे पास एक्सरे आ जाता है, एमआरआई आ जाता है। और इसके और अगर पेशेंट के पास डायरेक्टली, अगर आप पेशेंट आपके पास जा रहा है फिजियोथेरेपिस्ट के पास, तो उसने आपको डायरेक्टली टेस्ट करना है। उसने क्या करना है, आपके प्लांटर फेशिया को स्ट्रेच करके देखना है, ठीक है। जैसे वो फुट को फ्लेक्शन में लेके जाएगा तो पेशेंट पेन करेगा, पेशेंट मतलब आगे से वो फर्दर अचानक वो एक चीख दर्द देगा कि लाइक उसकी ना इतनी स्वेयर पेन होती है कि वो पेशेंट कहेगा मुझे हाथ ना लगाओ, इतनी स्वेयर पेन होती है। ठीक है। और पेशेंट बताएगा कि अगर मैं अपने पाँव को फ्लेक्स करता हूँ, अपवर्ड मूव करता हूँ, तो मुझे बहुत स्वेयर पेन होती है, मैं अपने टोस को अपवर्ड अपवर्ड करता हूँ तो बहुत स्वेयर पेन है, और जब मैं उसको नीचे कर लेता हूँ, डाउनवर्ड करता हूँ, तो ये पेन खत्म हो जाती है। ये हो गया। उसके अलावा ठीक है। एक्सरे से होता है कि हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारे जो स्पर्स हैं, बोन स्पर्स हैं कि नहीं है। स्कैन, इसके अलावा बोन स्कैन होते हैं हमारे पास फर्दर डायग्नोसिस के लिए, कंफर्मेशन के लिए। फिर एमआरआई होता है। एमआरआई में ये होता है कि हमें जो प्लांटर फेशिया है ना,
उसकी थिकनिंग शो हो जाती है कि ये थिकन है कि जी नहीं है, जिसकी वजह से पता चल जाए, कंफर्म हो जाता है कि इन्फ्लेमेशन है। उसके अलावा फर्दर मैंने आपको जैसे सिस्टेमिक इलनेसेस के बारे में बताया था कि वो होती है, तो हमें उनको कंफर्म करने के लिए भी लैब टेस्ट की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये फर्दर टेस्ट ठीक होते है। हैं जिससे हम कंफर्म करते हैं कि अब इस पेशेंट को प्लांटर फिशाइटिस है। कंफर्मेशन टेस्ट ये सारे होते हैं जिसे हम करने के बाद फर्दर डायग्नोज कर देते हैं कि ये पेशेंट प्लांटर फिशाइटिस का है। मैडम अगर किसी को खुदा ना खास्ता प्लांटरी fasciitis है, उसे एडी की दर्द है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? फर्दर उसके उसको क्या मतलब इनिशियल स्टेजेस पे क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और अगर वो फाइनल स्टेज पे चला जाता है बहुत ही सीरियस कंडीशन पे, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? अगर अगर एक पेशेंट को पता चल गया है कि उसको प्लांटर फिशाइटिस है, उसे डायग्नोज हो गया, तो उसे चाहिए कि जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट करवाए। एक तो वो जी होम प्लान, आज पेशेंट्स क्या होते हैं कि वो कहते हैं हम होम प्लान फॉलो कर लेंगे, हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जब आप फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करते हो तो हमारे पास काफी मोडालिटीज ऐसी हैं, ठीक है। इस तरह के जी ऑर्थोटिक्स हैं, वो फर्दर हम उनको गाइड करते हैं। ऐसा ट्रीटमेंट प्लान है जिसको हम पूरा प्रॉपर फॉलो करवाते हैं, बट पहले मोडालिटीज अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो अप्लाई करने के बाद हम फर्दर उनको, पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि आपको ये चीजें फॉलो करनी चाहिए और ये नहीं करनी चाहिए। और ये होता है कि अगर एक पेशेंट फॉलो नहीं कर रहा, एक पेशेंट को पता चल गया मुझे प्लांटर फिशाइटिस है, तो फर्दर ये होगा कि वो क्रॉनिक हो जाएगा। विद इन मंथ्स टू ईयर्स, ये 2 to 3 years तक पेशेंट्स को रहता है। और पेशेंट्स क्या करते हैं कि पेन किलर्स लेते हैं और कहते हैं हम ठीक है, ठीक है, अब हम काम कर लेते हैं, क्योंकि वो ऑक्यूपेशन नहीं छोड़ सकते, अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ सकते। जी तो वो क्या करते हैं, पेन किलर्स देते हैं और चलते हैं। फिर इसके अलावा क्या होता है, जब ये क्रॉनिक हो जाता है ना, तो फिर हम ना इसको फिजियोथेरेपी से मैनेज कर सकते हैं, ना इसको फार्माकोलॉजिकल मैनेज कर सकते हैं। इसको हम फिर डायरेक्टली सर्जरी की तरफ ले जाते हैं। सर्जरी ठीक से है। ये होता है कि फिर वो सर्जरी करके उसके बाद वो फर्दर रिसेशन कर देते हैं। और क्या होता है कि प्लांटर फेशिया की सर्जरी हो जाएगी, वो जारी बात है, फिर उसको वो एक ऑर्थोपेडिक के पास हम रेफर कर देते हैं, तो फर्दर उनका ट्रीटमेंट वो लोग करते हैं। फिर फिजियोथेरेपिस्ट का कोई रोल उसमें फर्दर नहीं रहता। लेकिन उससे पहले ये होता है कि अगर एक पेशेंट क्रॉनिक से पहले वाली स्टेज पे है, यानी कि अभी वो जी मेरे पास आया है, उसने फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट नहीं लिया बट टाइम गुजर गया, तो मैं उसको फिजियो के साथ साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन भी कह सकती हूँ कि आप, अगर आप इस चीज की तरफ आना चाहते हैं तो अपने ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट करें। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसके अलावा पीआरपी, जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो आजकल बहुत कॉमन है, आप देख रहे हैं आजकल बहुत फेमस है ये चीज कि आप पीआरपी करवा रहे हो, हेयर जी पीआरपी, स्किन पीआरपी करवा रहे हो, ये ट्रीटमेंट भी होता है। इसके अलावा एंडोस्कोपिक प्लांटर फिशियोटमी होती है, जो कि आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन करता है, जिसकी वजह से आपका जो है उसके बाद फर्दर हमें फिर फिजियो की जरूरत पड़ती है और फिर वो पेशेंट रिकवर कर जाता है। ठीक है मैडम, जैसे कि हम कोई भी बीमारी होती है वो इनिशियल स्टेजेस पे होती है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम होम रेमेडीज को यूज करके उसको हम्म उसका हम ट्रीटमेंट कर सकें। तो अगर हम प्लांटरी fasciitis की बात करते हैं, तो ये कौन से स्टेज पे हो तो हम इसका जो है वो होम रेमेडीज या घरेलू जो हमारी दवाएं होती हैं या मदर जो मतलब यूज करती हैं, ट्रीटमेंट यूज करती हैं, उसको हम कर सकते हैं? और अगर कौन सी ऐसी स्टेज है, कौन सी ऐसी मतलब कौन सी ऐसी पेन होती है कि हमें फिर 110% कि हमें ऑर्थोपेडिक या फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाना पड़ता है? अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपकी बॉडी में जब भी कोई पेन हो, तो आपको अपनी बॉडी को असेस करना चाहिए कि मेरी बॉडी में ऐसी क्या चेंजेस आ रही हैं जो मुझे ऐसी पेन आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वेट को मेजर करें कि आपका वेट, आप ओबीस तो नहीं हो रहे हैं, आप ओबेसिटी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। अगर आप ओबीस हो रहे हैं तो ये आपके कंट्रोल में है कि आप अपना वेट को मेंटेन कर सकते हैं। आप अपना वेट, एग्जैक्टली। सबसे पहले अपना वेट मेंटेन करें, ठीक है। ये आपकी एक, आप आराम से कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप क्या, अगर आपको फुट में पेन है तो आप आइसिंग कर सकते हैं, ठीक है। आइसिंग का तरीकेकार ठीक है। ये होता है कि आपने फ्रोजन कैन होता है, लाइक वाटर बॉटल होती है, उसको आप फ्रीज कर लें, बिल्कुल एक स्मॉल साइज की जो वाटर बॉटल मिलती है, हमें कैन मिलता है, उसको अगर हम वाटर डाल के फ्रीज कर लें, तो उसके ऊपर अगर हम फुट को रोल करते हैं ना, तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है। बेस्ट एक्सरसाइज जी में से एक एक्सरसाइज है कि हम फ्रोजन कैन के ऊपर रोल करते हैं। फिर हम उसको, हम पेशेंट को कहते हैं कि आप घर में, अगर आप नहीं अभी फिजियो ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, इनिशियल स्टेजेस पे हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप टावल स्ट्रेच करें, ठीक है। क्या कहते हैं, उसको ठीक है। जमीन पे टावल फेंक दें, उसके ऊपर अपने फिंगर्स, टोज जो है आपके फुट के टोज जो है, उससे ग्रैस्प करने की कोशिश करें। और इसके अलावा जी काफी स्ट्रेचेस हैं, जैसे प्लांटर फेशिया का स्ट्रेच बताते हैं, हम उनको गाइड करते हैं कि आप ये फॉलो करें। इसके अलावा हम उनको बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज है, लाइक हम उन्हें कहते हैं कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी ऐसी कर रहे हैं, अपने ऐसे प्रोफेशन में हैं, तो या तो अगर आप प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो कर लें। अगर स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स को क्विट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ा रेस्टिंग की तरफ आए, हम उनको रेस्ट की तरफ लेके जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर हम उनको कहते हैं कि आप घर में डेली अपने फुट का मसाज करें। मसाज जो है बेस्ट
पेन रिलीफ, ठीक है, पेन रिलीवर है जी। मसाज। आप बेस्ट ट्रीटमेंट ये होता है, आप घर में हैं तो आप फुट मसाज करें, बेस्ट ट्रीटमेंट है इसके आपके लिए। इसके अलावा ये है कि आप अपने वो एक्टिविटीज जो आपको प्रॉब्लम कर रही है, लाइक एक पेशेंट मुझे बता रहा है आके कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करता हूँ, मैं एथलीट हूँ, मुझे पहले कभी ऐसा कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन अब मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग जब करके बैठता हूँ या आता हूँ, फिर मैं बैठने के बाद जब खड़ा होता हूँ तो उसके बाद मेरी इतनी सिवियर पेन होती है कि मेरी बर्दाश्त से बाहर होती है। तो मैं उस पेशेंट को यही गाइड करूंगी कि आपको सस्पेक्टेड है कि आप प्लांटर फिशाइटिस के पेशेंट हैं, तो आपको अपनी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग नहीं करनी चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। और साथ साथ जो चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ उनको मैं कहूंगी कि आप उनको फॉलो करें, और सब चीजों से अपने आप को, मतलब प्रिवेंशन, आपको पता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो एग्जैक्टली। प्रिवेंशन की तरफ ही जाए तो बेहतर है। बट मोस्ट मोस्ट कॉमन जो चीज है हमारी आजकल यंगस्टर्स के अंदर, जो आजकल बहुत सी आपको डिजीजेस सामने आ रही है, वो है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर हम सिर्फ एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल को क्विट कर दें ना, तो हम काफी हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना ले तो हम काफी हेल्दी रह सकते हैं। और इससे ये होता है कि हमें कोई डिजीजेस भी नहीं हो, कोई ये कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल हमारी आ रही है, पहले कभी आपने सुनने को भी नहीं मिली होंगी कि ये प्रॉब्लम प्लांटर फिशाइटिस क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसलिए है कि अपने ओवरऑल अपने हेल्थ को, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें, तो आपको ये चीजें नहीं होंगी, और फर्दर आप इन चीजों से जितना प्रिवेंशन कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, वही बेहतर है। मैडम ये तो आपने चलिए बता दिया कि मतलब हम आगे अगर किसी को खुदा न खास्ता ये डिसीज है तो हम किस तरह से इसको रोका जा सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल किसी को प्लांटरी फैसिलिटीज नहीं है, उसको इसकी बीमारी नहीं है, उससे बच कैसे सकता है, मतलब उसको कौन सी मतलब पोस्चर इख्तियार करना चाहिए बैठते वक्त, उठते वक्त, या अगर वो ऑफिस जॉब होल्डर है तो उसे क्या किस तरह से अपना पोस्चर रखना चाहिए ताकि उसे प्लांटरी फैसिलिटीज ना हो सके। अच्छा, ये पोस्टर की बात अगर हम करते हैं तो गुड और बैड पोस्टर हमें पहले पता होना चाहिए। आप इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा व्हाट इज गुड पोस्टर, व्हाट इज अ बैड पोस्टर, ठीक है। तो हमें जी। पता होना चाहिए कि हमारा गुड पोस्टर कौन सा है, हमारा बैड पोस्टर कौन सा है। हमें अपने गुड पोस्टर को फॉलो करना चाहिए, गुड पोस्टर को अपनाना चाहिए। फिर उसके बाद हम अपने वो शूज यूज करें जो कंफर्टेबल हैं, ठीक है। अगर हमें कोई भी शूज ऐसा फील हो रहा है कि हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो हम अपने उसके लिए इंसोल्स यूज कर सकते हैं। आजकल आजकल बहुत 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 इंसोल्स आए हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इसके अलावा ठीक है। काफी पेशेंट, काफी ऐसा होता है कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो हम उनको नाइट स्टंट्स होते हैं, जिनको हम एक स्पेसिफिक टाइप की ऑर्थोसिस है जिसको हम कहते हैं नाइट स्टंट्स, हम वो भी रिकमेंड करते ठीक हैं। है। लेकिन अगर एक ऐसा है जो क्लाइंट है हमारे पास, वो आ रहा है, वो कहता है कि मैं इस चीज को होने ही नहीं देना चाहता, तो उसके लिए बेहतर है कि वो पहले से ही अपना फुटवेयर को बेहतर बनाए, अपना कोई भी ऐसा शू वेयर ना यूज करे, कोई भी ऐसा शू वेयर मत करे जो कि पहले से ही worn आउट हो चुका है। लेकिन ऐसा होता है कि हमारे पास कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कुछ शूज बहुत पसंद होते हैं, वो फट चुके होते हैं कहीं कहीं से नीचे, खासकर उसका जो सोल होता है ना वो खराब हो चुका होता है, लेकिन जी। हम उसको छोड़ते नहीं है। बट वो आपके लिए बहुत ज्यादा एक नेगेटिव इफेक्ट देता है, बाद में जाके वो प्लांटर फिशाइटिस कोज करता है, ठीक है। तो हम उनको ये सब चीजें बताते हैं कि आपने पहले ही अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, अपने आप को ओबेसिटी की तरफ ना जाने दें। अपने आप को अगर आपकी पहली फैमिली हिस्ट्री में है, डायबिटीज है, ये चीजें हैं, रूमेटाइड आर्थराइटिस भी एक जेनेटिक डिजीज है, लेकिन ऑटो इम्यून भी है ये रूमेटाइड आर्थराइटिस। तो हम उन्हें कहते हैं कि आप जितना अपने आप को इन डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं करें, उसके लिए आप जितना हो सकता है इन सब चीजों से दूर रहें, तो आपको ये चीजें प्लांटर फिशाइटिस नहीं होगा। और डेली रूटीन में आप अपने नॉर्मली बॉडी के स्ट्रेचेस करें, अपने प्लांटर फिशिया का स्ट्रेच करें, अपनी फुल बॉडी को स्ट्रेच करें, अपनी एक नॉर्मल रूटीन में वॉक को लेके आए, अपना वाटर ठीक इनटेक है। अच्छा करें, ठीक है। अपना वाटर इनटेक अच्छा करें, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लें, अपनी डाइट अच्छी करें। इसके अलावा ये है मैम कि इसके लिए वॉक आप करें वॉक डेली। कितनी रिकमेंड करेंगे, डेली बेसिस पे कितनी वॉक होनी चाहिए अगर प्लांटरी फैसिलिटीज से बचना है हमें। अच्छा, अगर हमें प्लांटर फिशाइटिस से बचना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर जितनी कैपेसिटी है, लेकिन एक पेशेंट, अगर कोई मेरे पास एज अ क्लाइंट आ रहा है कि मैं फिट होना चाहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट नहीं है वो, क्लाइंट है, तो मैं उसे यही बोलूंगी कि अगर आप पहले वॉक नहीं करती या करते, तो पहले आप 15 to 20 मिनट्स की वॉक करें, 15 to 20 मिनट्स की वॉक से स्टार्ट करें, देन ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करते जाए। उससे ये होगा कि ठीक है। पेशेंट एक, जो भी आपका कोई क्लाइंट आपके पास आया वो थकेगा नहीं। या ये होता है कि एक दिन कोई इंसान बहुत जोश में आ जाते हैं, हम क्या करते हैं 25 से 30 मिनट से 35 मिनट तक भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट डे हमसे वो वॉक की ही नहीं जाती, ठीक है ना, हमें वो एग्जैक्टली। चीज फॉलो ही नहीं की जाती। ये एक कॉमन चीज हमें देखने को मिलती है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम पहले जब भी कोई चीज शुरू करें उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करें। लाइक पहले मैं यही रिकमेंड करूँ कि आप 15 to 20 मिनट्स वॉक करें। लोग कहते हैं नहीं हमारे पास कैरेस नहीं है, हमारे पास
हम कहाँ जाए, हम कहाँ वॉक करें, इतना अजीब मौसम है। तो मैं उन्हें ये रिकमेंड करती हूँ, आपके पास घर तो है, कमरा है, अपना रूम है, रूम के अंदर अपने एग्जैक्टली। 15 to 20 मिनट्स आप टाइम देखें, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ 15 to 20 मिनट्स लगातार वॉक करें। 15 to 20 मिनट्स वॉक करने के बाद आप बैठ जाएं, उसके बाद कुछ भी ठीक है। करें, लेकिन रेगुलर करें। कोई भी चीज फॉलो करनी है उसको रेगुलर करें, उसका रिजल्ट तभी आता है। फिजियोस का भी रिजल्ट तब आता है कि जब आप उस चीज को रेगुलर बेसिस पे करते हो। ठीक हो गया? तो अपनी रूटीन में एक एक कहते हैं ना मियाना रवि लाएं, हर चीज को एक एग्जैक्टली। मियाना रवि से करें और डेली करें, थोड़ा थोड़ा करें, तो ठीक है। आप कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आती है। ठीक है, तो आप इतना हेल्दी रहते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल का भी यही तरीकेकार है कि आप अपने एक हेल्दी रहने के लिए हर चीज को मेंटेन करें, डाइट मेंटेन करें, अपनी फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करें, और इसके अलावा वॉक करें, सब कुछ, ये सब चीजें इसी में आ जाती है। ठीक है। ठीक है। मैडम, आपने बड़ी जबरदस्त तरीके से मेरे व्यूवर्स को बताया कि मतलब क्या प्रिवेंशन की जा सकती है, क्या इसके कॉजेज होती हैं, क्या इसके सिम्टम्स है, और अगर किसी को जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो उसको आप कितनी वॉक रिकमेंड करती हैं। हमारे कुछ एक दो क्वेश्चंस रह गए हैं। मैं मुझे ये भी बताइएगा कि अगर लाइक जैसे हमने डिफरेंट पढ़ा है कि अगर आपको ओबेसिटी है तो ओबेसिटी से आपको आपको आगे बहुत सारी बीमारियां जो है वो जन्म ले लेती हैं। एक बीमारी से आगे नंबर ऑफ डिसीजेज जो है वो जन्म ले लेती हैं। तो अगर हम प्लांटर फैसिटिस की बात करते हैं, अगर किसी को प्लांटर फैसिटिस बहुत ही सीरियस लेवल पे फाइनल स्टेजेस पे है, तो उससे आगे फर्दर जो है वो कौन कौन सी बीमारियां जो है वो डिसीजेस जो है वो जन्म ले सकती हैं। अच्छा, प्लांटर फिशाइटिस में ये होता है कि जब आप एक पेशेंट प्लांटर फिशाइटिस के साथ चल रहा होता है, क्रॉनिक स्टेज पे है प्लांटर फिशाइटिस, तो उसके अंदर चांसेस हैं कि वो पेशेंट, नहीं, एक पेशेंट आपके पास आया है, मेरे पास एक पेशेंट आया, मैं आपको उसका, मेरे पास काफी पेशेंट आया प्लांटर फिशाइटिस के, मैं आपको ठीक है। एग्जांपल देती हूँ उसकी, कि वो आया, वो क्रॉनिक केस है, ठीक है। अब वो एक लिम्पिंग गेट होती है उनकी, एक उनको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं एंटेल्जिक गेट। जो प्लांटर जी। फिशाइटिस का पेशेंट है वो एंटेल्जिक गेट के साथ आता है, वो लिम्प करता हुआ आता है, लंगड़ाता हुआ आता है। और वो जब चल रहा होता है ना, उसको हमें पता चल रहा होता है कि ये पेशेंट जो है, इसके फुट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसमें क्या होता है कि हम जब पेशेंट को देखते हैं कि इसके फुट में प्रॉब्लम चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है, तो हम यही होता है कि हम उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं ये सभी चीजों को, और उसको क्रॉनिक होने से यही। मैडम, आपका माइक बंद हो गया है। डॉक्टर जिबा, आपका माइक बंद हो गया है। सॉरी सॉरी, सॉरी, वो मैं सॉरी सॉरी, बीच में वो जी। मुझे डिडक्शन हो गई थी, वॉइस मुझे क्लियर नहीं आ रही थी। हम कहाँ जी पे जी। थे? आप रिपीट करें जरा, क्वेश्चन रिपीट कर दें। मैडम, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि जैसे हमने मतलब डिफरेंट डिसीजेस को हम देखते हैं कि जी एक डिसीज से आगे फर्दर बहुत सारी डिसीजेस जन्म ले ली। तो अगर किसी पेशेंट को प्लांटर फैसिटिस है बहुत ही फाइनल स्टेजेस पे, तो उससे आगे कौन कौन सी बीमारियां जन्म ले सकती हैं। अच्छा, हाँ, ये होता है कि अगर उसके पाँव में प्रॉब्लम है तो उसके फर्दरली उसकी लेग में भी प्रॉब्लम आएगा, फिर उसकी लेग के साथ साथ हिप भी उसके अंदर इन्वॉल्व होगी। होगा ये कि आहिस्ता 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 उसकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होने लग जाएगी, क्योंकि पहले उसके फुट में ठीक है। प्रॉब्लम आया, फुट के साथ साथ वो ग्रेजुअली ट्रेवल करती जाएगी, क्योंकि मसल्स जो होते हैं ना, वो आपके पहले तो आपके कुछ मसल्स टाइट होना शुरू हो जाते हैं, टाइटनेस के साथ साथ वो वीकनेस की तरफ, कुछ मसल्स वीकनेस की तरफ जाने लग जाते हैं। होता ये है कि ओवरऑल आहिस्ता आहिस्ता आपकी ट्रेवल करती जाती है ये प्रॉब्लम, लेग से थाइस की तरफ, थाइस से हिप की तरफ जाएगी। इस तरह आप बिल्कुल, पेशेंट जो होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता ना बेड रिडन होने लग जाता है। वो इस तरह होता है कि वो कहता है मुझसे चला ही नहीं जाता, मैं चल ही नहीं सकता, क्योंकि जाहिर बात है ये सब प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ रही होती हैं, फिर वो बिल्कुल ही चलना छोड़ देता है। तो फर्दर ये होगा कि जब वो बेड रिटर्न हो जाएगा तो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, फिर तो बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं कि लाइक लंग्स प्रॉब्लम, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम है, फिर क्लॉटिंग की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, हर तरह के प्रॉब्लम्स फिर आपको देखने को मिलते हैं अगर पेशेंट बेड रिटर्न हो मैम, जाता है तो हार्ट उसको प्रॉब्लम भी अल्सर होता है से। इससे। इससे हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं देन ये मूव कर सकता है हार्ट। कि अगर एक पेशेंट के अंदर इतना स्वेयर प्लांटर फिशाइटिस है कि वो चलने फिरने से रह गया, तो सारी बात है, अगर ठीक है। पेशेंट चल फिर नहीं रहा है, वो बेड रिडन है, वो ज्यादा देर तक जब लेटा रहेगा, जब वो प्रॉपरली वॉक नहीं कर पा रहा, चल नहीं पा रहा, एक नॉर्मल अपनी लाइफ स्टाइल को फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर एक नेचुरली तौर पे प्रॉब्लम्स आती आती हैं, ठीक है, वो फिर प्रॉब्लम्स ठीक है। डेवलप करती हैं। तो फिर हार्ट प्रॉब्लम भी जो है एक मेजर प्रॉब्लम है जो सबसे पहले आती है, साथ लंग्स भी इसके इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह ये होता है कि कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि अगर प्लांटर फाइटिस नहीं है तो आपको एक फर्दर डिजीज हो सकती है, ऐसा नहीं होता। बट ये होता है कि मसला जब क्रॉनिक होता जाता है तो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को अपने साथ साथ लेता जाता है, और कॉम्प्लिकेशंस फर्दर आती जाती है, इस तरह पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है।
और फिर पेशेंट जो होता है वो बिल्कुल किसी लाइक नहीं रहता, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बॉडी में आ जाती है। ठीक है मैडम, ऑलमोस्ट लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि अगर जो प्लांटरी फैसिलिटीज है वो इनिशियल स्टेजेस पे है, तो उसका घर पे किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जो कहीं पे क्लिनिक विजिट नहीं कर सकते या आपसे कंसल्टेशन नहीं ले सकते, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? मतलब वो इनिशियल स्टेजेस पे उसका प्लांटरी फैसिलिटीज है, तो घर में वो किस तरह से इसको जो है वो कर सकते हैं? मैं आपको यही गाइड करूंगी कि हमारा थोड़ा सा माइंड है कि हमारे कोई भी प्रॉब्लम है, डिजीज है, हम उसको घर पे मैनेज कर सकते हैं, बट प्लांटर फिशियाइटिस ऐसा प्रॉब्लम है कि इसको हम घर पे मैनेज इजीली नहीं कर पाते। हम इसको इजीली घर पे मैनेज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसके लिए हमारे पास मोडालिटीज हैं। हमारे पास ठीक टेपिंग है। है, केटी टेप है, हम जो स्पेसिफिक फिजियोथेरेपिस्ट यूज करते हैं, केटी टेप यूज करते हैं। उससे क्या होता है, पेन को रिलीफ मिलता है, मसल्स को सपोर्ट मिलती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉकवेव थेरेपी है, उसके स्पेसिफिक सेशंस होते हैं। उससे क्या होता है, रीजनरेशन होती है। जो आपका फेशिया जो उसमें वेयर एंड टेयर आया होता है वो रीजनरेट करता है, पेन को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, देन वो रीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप कहें कि मैं इनिशियल स्टेज पे हूँ, मैं घर में रिकवर हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। जैसे ही आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपको पता चल रहा है कि मुझे प्लांटर फेशिया के प्लांटर फेशियाइटिस के सिम्टम्स हैं, तो आप अपने करीबी किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्टेशन लें और उनसे डिस्कस करें अपना इशू कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके अलावा मैं आपको गाइड कर चुकी हूँ कि जैसे आइसिंग कर सकते हैं हम, अपनी बॉडी के स्ट्रेचेस कर सकते हैं, देन हम अपने मसल्स जो हमें वीक है, हमारी बॉडी के जो मसल्स वीक है, हम उनको स्ट्रेंथनिंग की तरफ लेके आ सकते हैं। अगर स्ट्रेचिंग की बात करें तो हमने अपने काफ मसल्स जो हमारी टांगों के जो मसल्स होते हैं, गैस्ट्रोक्लेमियस एंड सोलियस, उनकी स्ट्रेचिंग करते हैं। हम अपने फुट के प्लांटर, जिसको हम कहते हैं प्लांटर फ्लेक्सर्स, के ऊपर काम करते हैं। हम अपने मतलब लोअर लिम्ब के मसल्स को तो हम कोशिश जी। करते हैं कि जितनी स्ट्रेचिंग कर सकें, क्योंकि जितने हमारे मसल्स टाइट होंगे ना, उतने ये प्लांटर फिशियाइटिस के डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते जाएंगे। तो हमें ठीक कोशिश है मैडम। करनी है कि हमारे मसल्स जो है वो जी टाइटनेस जी। की तरफ मत जाए। स्ट्रेचिंग करते रहे हम, आइसिंग करते रहे, प्रॉपर रेस्ट भी लें, और लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग मत करें। और इसके अलावा अपना इनटेक, वाटर इनटेक अच्छा रखें, अपनी डाइट अच्छी रखें, और शू वेयर अच्छे पहने फर्स्ट ऑफ ऑल। और फिर ये होता है कि अपना पोस्टर मेंटेन रखें, अच्छा पोस्टर करें। ये सब चीजों को जब आप आहिस्ता आहिस्ता अडेप्ट करते हो ना, आपको 2-3 मंथ नहीं लगते इन चीजों को अडेप्ट करते हुए। जब आप एक ठीक है। तरह की आपके बॉडी, आपके अंदर अडेप्टेशन हो जाती है इन सब चीजों की, तो फिर आपको वो खुद डिजीज खुद ब खुद रिकवर होने लग जाती है। बट अगर एक पेशेंट, मैं फिर कहूंगी, अगर एक पेशेंट को पता चल गया मुझे एक प्रॉब्लम है, तो कंसल्ट करें अपने फिजियोथेरेपिस्ट से, और फिर देन वो डायग्नोज करे प्रॉपर कि ये इश्यूज चल रहे हैं। अब उसके बाद वो प्रॉपर सेशंस होते हैं, ठीक है, उसको ठीक है। फॉलो ले, डॉक्टर से फॉलो अप ले, देन वो ठीक हो सकता है। उसके अलावा फर्दर वो घर में जो उनको होम प्लान गाइड करते हैं उनको फॉलो करें। बट ये मत ठीक है। सोचिए कि मैं खुद ब खुद घर में ठीक हो सकता हूँ, ये इम्पॉसिबल। अब वैसे तो मैम, जब कोई भी इंसान को बीमारी खुदा ना खास्ता होती है, तो इंसान को इनिशियल स्टेजेस पे ही डॉक्टर को, रेलिवेंट जो भी डॉक्टर है, वो ऑर्थोपेडिक है या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है या वट कोई भी डॉक्टर है, उसकी डिसीज के रिलेटेड, तो उसको चेक करा लेना चाहिए। लेकिन अगर हम जी, प्लांटरी फैसिलिटीज की बात करते हैं, तो कौन सी ऐसी स्टेज होती है कि जहां पे हमें मस्ट हो जाता है कि अब जो है वो डॉक्टर के बगैर गुजारा नहीं है, अब हमें मस्ट जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ऑर्थोपेडिक या फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, तो कौन सी ऐसी उससे ये स्टेज होती है? वो इसमें होता ही है कि पेशेंट खुद ऐसा फील करता है कि शुरू शुरू में स्टार्टिंग में प्लांटर फिशाइटिस की पेन ऐसी होती है कि कुछ डेज ऐसे, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि पेशेंट्स मुझे आके बताते हैं, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ मैं अपने, कि वो बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ डेज ऐसे होते थे स्टार्टिंग में, हमारे साथ ऐसा होता था कि हमें पेन होती थी सुबह, फर्स्ट फ्यू स्टेप्स जब हम चलते थे मॉर्निंग में, उठते साथ ही हमें पेन होती थी। लेकिन कुछ डेज ऐसे भी होते थे जब हम मॉर्निंग में भी उठ रहे थे तो हम पेन फ्री होते थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। काफी काफी डेज बीच में पेन फ्री होते थे, काफी डेज ऐसे होते थे जो पेनफुल होते थे। फिर ऐसा होता गया ठीक कि है। आहिस्ता आहिस्ता हमने इन चीजों पे गौर नहीं किया, हमें लगा शायद ऐसे हम लोगों ने काम ज्यादा कर लिया, हमने, मैंने आज ज्यादा थकावट, मतलब मुझे थकावट होगी शायद इस वजह से मेरे पाँव में दर्द है। बट उसने इस चीज को निगलेक्ट किया। उसके बाद क्या हो कि जब वो खड़ी होती थी, वो उस चीजों को वो नई प्रिकॉशंस नहीं लेती थी, प्रिवेंशन को उन्होंने नहीं, उसकी तरफ नहीं गए ना, प्रिकॉशंस भी नहीं ली हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो लॉन्ग स्टैंडिंग पे रही, एक फीमेल की बात करें, वो लॉन्ग स्टैंडिंग पे रही, जी। किचन में खड़ी रही, पूरा दिन खड़ी रही, उसके बाद क्या हुआ, जब लॉन्ग स्टैंडिंग पे रहती रही, उसके अंदर वेयर एंड टेयर और आता गया। प्लांटर फेशिया के अंदर जितना वेयर एंड टेयर बढ़ता जाएगा, सारी बातें, इन्फ्लेमेशन उतनी होती जाएगी, और जितनी इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, पेन बढ़ेगी, पेशेंट चलने फिरने से रह जाएगा, पेशेंट चलेगा ठीक है। फिरेगा ही नहीं। पेशेंट, मतलब जारी बात है, आपको कहीं भी पेन होती है, आप उसको टच ही नहीं कर पाते हो। तो इसकी बहुत स्पेयर पेन होती है प्लांटर फिशाइटिस की।
तो जब आप उसको शुरू में निग्लेक्ट करते जाते हो तो उसकी एक सेकंड स्टेज ऐसी आती है जिसमें आपको इतनी पेन होती है कि आप जब कोई भी लॉन्ग स्टैंडिंग के बाद बैठ के उठते हो तो आपको तब भी बहुत ज्यादा पेन होती है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती है, तो फिर वो पेशेंट को खुद ब खुद डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है। ठीक है मैडम, एक स्टैट के अकॉर्डिंग आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट आते हैं, तो आपने क्या देखा है कि ये खवातीन में ये प्लांटर फैसाइटिस ज्यादा है, या क्योंकि अब खवातीन जो है उन्होंने सारा दिन घर में काम करने होते हैं, सारा दिन उन्होंने खड़ा रहना होता है, जैसे आपने अभी बताया कि खवातीन जो है वो खड़ी रहती हैं, तो आपके देखने में क्या आया है कि ये खवातीन में ये बीमारी ज्यादा है या जो मर्द हजरात हैं उनमें ये ज्यादा देखी जाती है? अगर मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करूं या जी। रिसर्च की बात करें तो वो रिसर्च की बात करें तो वो डिफरेंट स्टडीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके ना कंक्लूजन हैं। लेकिन अगर मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे पास जितनी रेशियो फीमेल्स की है उतनी मेल्स की नहीं आती। हमारी जो फीमेल रेशियो है वो ज्यादा है मेल्स से। क्यों ज्यादा है? क्योंकि मेल्स जो होते हैं वो ज्यादातर अपना फुटवेयर अच्छा रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स क्या करती हैं कि मेल्स ने तो क्या होता है कि मेल्स जो होते हैं बाहर जाते हैं, उनको थोड़ा बहुत आइडिया होने लग जाता है कि हमें ये इश्यूज आ रहे हैं, तो वो मेडिसिन ले सकते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, एक दूसरे से आपस में डिस्कस कर लेते हैं, तो उनको आइडिया हो जाता है हमें ये इशू है। लेकिन वुमेन्स होती हैं वो ज्यादातर घर रहती हैं, ठीक है, बाउंड होती है घर के अंदर ही, ज्यादा देर खड़ी रहती हैं, फिर वो ज्यादातर ऐसे होता है कि वो डिस्कस नहीं कर पाती अपने इश्यूज को, इतना थक जाती हैं। ये मैं आपको पेशेंट्स की राय बता रही हूँ कि पेशेंट्स क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हम पूरा दिन काम करते हैं घर में, इवन कि अगर हमारे पास मुलाजिम भी है तो हम लोग उनको देख रहे होते हैं, हम पूरा दिन खड़े रहते हैं, उसके बाद जब हमारे ऐसा होता है कि हमारे से खड़ा भी नहीं हुआ जाता, मतलब इतने ठीक स्पेयर है। सिम्टम्स आ रहे होते हैं कि हमसे खड़ा नहीं हुआ जाता। तो ये मुझे जो देखने में मिला है, मेरे पास रेशियो जो है वो फीमेल्स की बहुत ज्यादा आई है, क्योंकि ठीक है। उनका ज्यादातर काम घर में होता है, खड़ी रहती हैं और वो रेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि कॉन्टिन्यूस एक आपको पता है घर का जो सिस्टम होता है कॉन्टिन्यूस में बार बार कुछ ना कुछ करते रहना होता है, तो ये होता है कि रेशियो जो है वो फीमेल्स की ज्यादा बहुत ज्यादा है। ठीक है मैडम, हमारे पास एक हमारी व्यूवर का क्वेश्चन है कि ये किस एज में, वैसे मेरा ख्याल है हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, लेकिन ये जी फिर ये आप 40 रिपीट कर दीजिएगा कि ये कौन सी एज में ज्यादा होता है, कौन सी एज में ज्यादा ये देखा जाता है? ये अगर मैं आपको बताऊं ये किस एज में, ये वुमेन में जो 40 टू 60 इयर्स की एज में है ना, ये मोस्ट कॉमन है इस एज, 40 टू 60 इयर्स ऑफ एज वुमेन। और अगर मेल्स की बात करें मैम तो अगर मेल्स की आप बात करते हो तो मेल्स में परसेंटेज जो होती है वो चेंज है, मतलब अगर एक मेल की बात करें तो रेशियो उसकी यही रहेगी कि 40 टू 60 ही रेंज रहेगी, एज वही ठीक है। रहेगी, बट रेशियो जो है वो डिफरेंट मैटर करती है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनका ऑक्यूपेशन कैसा है, उनका प्रोफेशन कैसा है, उससे थोड़ा जो होता है उससे जो मेल्स और फीमेल की रेशियो चेंज होती रहती है। ठीक है डॉक्टर जिरवा, आपने बड़े जबरदस्त तरीके से मेरे व्यूवर्स को बताया क्या इसके कॉजेज हो सकते हैं, क्या इसकी सिम्टम्स हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और अगर इसकी इनिशियल स्टेजेस क्या हैं, और कब आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपने अब ऑर्थोपेडिक के बगैर, फिजियोथेरेपिस्ट के बगैर अब गुजारा नहीं है, अब हमें बहुत ज्यादा जरूरी हो गया हुआ है कि अब हमने ऑर्थोपेडिक और फिजियोथेरेपिस्ट को चेक कराना ही कराना है। डॉक्टर जिरवा ताहिर, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या कहीं पे अपनी फिजिकल कंसल्टेशन भी दे रही हैं, लाइक कहीं पे क्लिनिक भी कर रही हैं, तो वो भी आप मेंशन कर दें, और क्या आपका फीस है, अगर कोई भी हमारा लाइक व्यूअर जो है वो आपसे कंसल्ट करना चाहता है, क्या आपकी फीस है, और कहीं पे अगर आप फिजिकल कर रही हैं तो वो भी आप प्लीज अपनी क्लिनिक का नाम मेंशन कर दें, और अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता है, तो उसका क्या प्रोसीजर है? एक तो मैं हेल्थ सिटी हॉस्पिटल वापडा टाउन में होती हूँ लाहौर में, वहाँ पे आप मुझसे थ्रू मरहम ऐप भी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। एक इलाज मुआवजा तो आपके पास है, आप इसको कभी भी अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं इनसे। इनके पास इनका FB पेज है, इनका काफी व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, इनके पास व्हाट्सएप की इंफॉर्मेशन है, काफी इन्होंने पेजेस बनाए हुए हैं, आप इनसे डायरेक्टली इनसे इलाज मुआवजा से भी कंसल्टेशन मेरी बुक करवा सकते हैं, ठीक है। और फर्दर ये आपको गाइड कर देंगे इलाज मुआवजा। इसके अलावा जो मैं फिजिकली हूँ वो मैं हेल्थ सिटी हॉस्पिटल वापडा टाउन लाहौर में होती हूँ, वहाँ पे मेरी फी 2000 है, मैं 2000 ठीक है। चार्ज करती हूँ वहाँ पे कंसल्टेशन फी जो है मेरी। तो अगर आपने मुझसे वहाँ पे भी कंसल्ट करना है तो मैं मरहम ऐप पे हूँ डॉक्टर जिरवा ताहिर के नाम से, तो आप मुझसे वहाँ पे भी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं इन क्लिनिक। और मैं वीडियो कंसल्टेशन भी वहाँ पे बुक करती हूँ, तो आप मरहम ऐप के थ्रू भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इलाज मुआवजा की टीम के थ्रू भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। डॉक्टर जिरवा, आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने हमें अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया और हमारे साथ आज का सेशन बड़ा जबरदस्त रहा। आई एम रियली ग्रेटफुल। इंशाल्लाह आपके साथ हमारा किसी और नए टॉपिक के साथ मैं अपने व्यूअर्स की खिदमत में हाजिर होऊंगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत।
अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह